आज मैं आप लोग को 10 ऐसा टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप अपने घर का गैरेज फ्लोर बनवा सकते हो। और ये 10 टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए ही गैरेज फ्लोर बनवाया जाता है। इन 10 टिप को अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी गैरेज फ्लोर में क्रैक नहीं आएगा। सो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर उस आदमी के लिए जो कि अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है ना कि हम लोग यहाँ पे कंक्रीट गैरेज फ्लोर की बात करेंगे। ऐसा गैरेज फ्लोर जिसको कि कंक्रीट से बनाया गया हो, ठीक है। सिंपल जो बनाया जाता है, जो अपने इंडिया में मोस्टली हर जगह पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो कंक्रीट से होता है। और इस वीडियो में हम लोग उसी चीज पे डिस्कस करेंगे। ओके। देखो, होता तो बहुत तरीके का है अपना ये गैरेज फ्लोर, जैसे कि इपॉक्सी का हो गया या फिर ग्रेनाइट का हो गया या फिर टाइल्स का हो गया। सो बहुत सारे तरीके का बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपलेस्ट वन जो है, जो कि ऑल ओवर द इंडिया यूज होता है, वो कंक्रीट का होता है। उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, गैरेज का जो फ्लोर लेवल का जो हाइट रहता है ना, इसको बनाने का ना दो तरीका है। आप चाहो तो गैरेज का जो फ्लोर हाइट रहेगा वो बराबर रख सकते हो, पूरे घर में जो आपका जो फ्लोर हाइट है ना उसके बराबर रख सकते हो। या तो आप गैरेज का फ्लोर हाइट 4 इंच नीचे कर दो, बाकी घर में जो फ्लोर हाइट है उससे 4 इंच नीचे, ठीक है। और ये डिसाइड किस बेसिस पे करते हैं कि 4 इंच नीचे रखना है या फिर नहीं रखना है? तो आपके व्हीकल पे डिपेंड करता है कि आपकी व्हीकल कब की है। मतलब बहुत पुराने जमाने की, 2000 या फिर 1990 की व्हीकल है, 1995 की व्हीकल है, कब की व्हीकल है, या फिर 2022 की या फिर 2015 की व्हीकल है, कब क्या आपने व्हीकल लिया है। क्यों इससे मतलब इस बेसिस पे क्यों डिसाइड किया जाता है? क्योंकि अगर बहुत पुरानी व्हीकल है तो चांसेस है कि हो सकता है उसमें कुछ डैमेज हुआ हो और उसकी वजह से कुछ भी डीजल या फिर मोबिल कभी लीक कर गया, कभी कुछ भी हुआ। तो अगर सेम फ्लोर हाइट रहेगा तो वो क्या स्लिप करके ना दूसरे रूम में चला जाएगा। इसीलिए क्या, उसको 4 इंच अगर आप नीचे रखोगे तो क्या होगा कि वो स्लिप करके कहीं भी नीचे नहीं जाएगा। और अगर अपग्रेडेड लेवल की है, मतलब करंट जनरेशन की गाड़ी है, तो मान लो कि 2010 15 20 की गाड़ी है, तो उसमें बहुत कम चांसेस है कि बहुत कम डैमेज हुआ होगा और बहुत कम ही लीकेज का चांसेस बनता है उसमें। सो लीकेज जब होगा ही नहीं तो कहीं कुछ लाइक डीजल मोबिल किसी भी दूसरे रूम में जाएगा ही नहीं। सो इसीलिए आप चाहो तो गैरेज का जो फ्लोर हाइट है उसको सेम रख सकते हो, बाकी जो घर में जो रूम है, जो भी फ्लोर है उसके हाइट पे, ठीक है। सो व्हीकल कब का है आपका, कौन से ईयर का है, उस पर डिपेंड करता है कितना डैमेज हुआ हुआ है उसमें, कितना चांस है लीकेज का, उन सब चीजों के बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, अब मैं बताता हूँ आपको कि गैरेज बनाने का तरीका क्या होता है। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है ना कि आप जहां पे भी आपको गैरेज बनाना है, जहां पे भी आपको कंक्रीटिंग करना है, तो वहां पे क्या, ऊपर से मिनिमम 4 इंच मोटा सॉइल का लेयर निकाल लो वहां से, ठीक है। जब 4 इंच मोटा सॉइल का लेयर निकल गया तो अब आपको देखना है कि जो नीचे जो सॉइल बचा है उसमें, वो उसका क्या नेचर है। मतलब वो कॉम्पैक्ट हुआ हुआ है या फिर लूज सॉइल है, कैसा है वो सॉइल आपको देखना होगा, ठीक है। अगर मान लो कॉम्पैक्ट है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लूज है तो आपको क्या करना होगा कि फिर से और 4 इंच मोटा थिक, मतलब 4 इंच थिक लेयर सॉइल का निकालना होगा वहां से, ठीक है। तो 4 इंच जब आप निकालोगे वहां पे, और उसके बाद क्या करना होगा कि आपको 4 इंच मोटा छोटा छोटा ग्रेवल बिछाना होगा, ठीक है। मतलब 4 इंच की थिकनेस रहेगी, ग्रेवल का एक लेयर बिछेगा, ठीक है, जिसकी की थिकनेस होगी 4 इंच, ठीक है। सो वो एक लेयर बिछाना होगा आपको और प्रॉपरली उसको कॉम्पैक्ट करना होगा। रैमर जैसे आप सामने देख रहे हो, जैसे कॉम्पैक्ट कर रहा है, इसी तरीके से 15 किलो का ये रैमर रहता है, इसी तरीके से आपको कॉम्पैक्ट करवाना पड़ेगा। हाइट जो है रैमर का उठाएगा आदमी 1 मीटर तक, ठीक है। 1 मीटर से कस के वो नीचे मारेगा, तब जाके वो प्रॉपरली कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो इस तरीके से रैमिंग से आप प्रॉपर कॉम्पैक्ट करवा लेना। और फिर उसके बाद अगला स्टेप ये है कि एक वेपर बैरियर आता है मार्केट में, आपको वो थिक पॉलीथीन शीट यूज करना होगा, ठीक है। और ये देखो, थिक पॉलीथीन शीट जो है ना, सिर्फ लूज सॉइल के केस में ही यूज नहीं करना है, बल्कि ऑलरेडी कॉम्पैक्टेड सॉइल जो रहता है, मतलब जो पहले से ही जो सॉइल कॉम्पैक्ट हुआ हुआ है नीचे, उस केस में भी आपको थिक पॉलीथीन शीट यानी वेपर बैरियर, ठीक है। वेपर बैरियर नाम का थिक शीट आता है मार्केट में, आप उसको खरीद के एक लेयर आपको बिछाना होगा उसके ऊपर, ठीक है। जो सॉइल आपने जो कॉम्पैक्टेड सॉइल है, या फिर जो आपने 4 इंच मोटा जो ग्रेवल जो बिछाया था, उसके ऊपर भी आपको डालना पड़ेगा वो पॉलीथीन शीट, ठीक है। वो थोड़ी मोटी रहती है पॉलीथीन शीट। और उसका देखो काम ये होता है ना कि जो भी अंडरग्राउंड का जो भी वाटर होता है उसको ऊपर आने नहीं देता है, ठीक है।
उसको ऊपर नहीं आने देता है। और उसकी वजह से क्या होता है ना कि अपना कंक्रीट में कभी भी क्रैक नहीं पड़ता है। अगर मान लो वेपर बैरियर नहीं लगाओगे तो कल को क्या होगा कि नीचे का जितना भी पानी है ना वो ऊपर आएगा कंक्रीट की सतह पे। और कंक्रीट की सतह पे जब आएगा तो उसको वो कंडेंस कर देगा, ठीक है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा भर देगा वहां पे। और उस मॉइस्चर की वजह से क्या होगा ना कि पूरा अपना जो कंक्रीट है ना वो क्रैक पड़ जाएगा, धीरे धीरे टाइम के साथ क्रैक पड़ जाएगा। मॉइस्चर क्या होता है ना, कंक्रीट के अंदर घुस जाता है, ठीक है, एकदम अंदर 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 पेनिट्रेट करके घुस जाएगा। और फिर उसके बाद क्या, वो कंक्रीट सर्फेसेस वहां वहां से क्रैक कर जाएगा। जहां पे भी मॉइस्चर गया होगा वहां पे अपना कंक्रीट क्रैक कर जाएगा। सो क्रैकिंग से बचाने के लिए वेपर बैरियर जरूर से देना है, ठीक है। और देखो पांचवा टिप अपना ये है कि जो आप कंक्रीट मिक्स डिजाइन बनाओगे तो वो M20 का बनाना। और इसका रेशियो ये होता है 1:1.5:3, यानी 1 पार्ट ऑफ सीमेंट विथ 1.5 पार्ट ऑफ सैंड विथ 3 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। और इसमें जो है ना वाटर सीमेंट रेशियो बहुत हाई मत कर देना। 24 लीटर डाला जाता है इसमें पानी, 24 लीटर से ऊपर मत कर देना, ठीक है। और अगर ऊपर करने की जरूरत पड़ती है तो प्लास्टिसाइजर्स ऐड कर देना, ठीक है। प्लास्टिसाइजर्स ऐड करने से क्या होता है ना कि वाटर को ना सोख लेता है वो, और उसके बाद वर्केबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी पानी को सोख भी लेगा और उसके बाद काम करने के लायक भी रहता है अपना कंक्रीट, ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा ये रहता है ना प्लास्टिसाइजर का कि कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे ना जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। छठा टिप, तो बात आती है अपने कंक्रीट स्लैब के थिकनेस की। तो स्लैब का मिनिमम थिकनेस रहेगा 4 इंच का, ठीक है। आप चाहो तो उससे ज्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। 6 इंच रख सकते हो, हार्डली टू हार्डली 8 इंच रख लेना, उससे ज्यादा मत रखना, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम 4 इंच तो देना ही देना, ठीक है। सातवां टिप, अगर देखो आप किसी कोल्ड रीजन में रहते हो ना, मान लो आप कहीं कश्मीर में रहते हो, हिमाचल में, उत्तराखंड में, कहीं इन सब जगह में अगर आप रह रहे हो ना, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि इसमें एयर एंट्रेनिंग एजेंट मिला देना, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि फ्रीज एंड थॉ साइकिल जो होता है कंक्रीट में वो कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत लिमिटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी क्रैक नहीं आएगा कंक्रीट में, ठीक है। आठवां टिप, देखो इसमें क्या होता है ना कि स्टील तो डलता नहीं है, सब कोई जानते हैं कि स्टील इसमें यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या कर सकते हो, इसमें मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए कि आप इसमें फाइबर का पार्टिकल्स मिला सकते हो, ठीक है। सो फाइबर का अगर आप पार्टिकल्स मिला दोगे ना तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, मतलब कंसिडरेबली इंक्रीज कर जाता है फाइबर की वजह से, ठीक है। सो फाइबर मिला लोगे तो वो एक एडेड बेनिफिट रहेगा, ठीक है। नौवा टिप, अब देखो क्या होता है ना कि अपना कंक्रीट सरफेस क्या करता है, एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है विथ टाइम, ठीक है। गर्मी में एक्सपैंड करेगा, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, और ठंडे में क्या, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो इस केस में क्या कर सकते हो ना कि जो कंक्रीट का जो चारों कोना है, यानी चारों जो एज है उसका, उन चारों चारों एजेस में एक्सपेंशन जॉइंट दे दो, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट कैसे दे सकते हो कि अगर मान लो जैसे प्लिंथ बीम है, ठीक है, आपका प्लिंथ बीम है, और आप वहीं पे अपना मतलब उसी चारों तरफ से प्लिंथ बीम है और आप बीच में क्या अपना गैरेज बना रहे हो, ठीक है। तो जो कंक्रीट स्लैब जो कास्ट कर रहे हो, तो चारों कोने के बीच में क्या 25 mm का थर्मोकोल दे दो, ठीक है। तो हर साइड में 25 mm का थर्मोकोल, मतलब 25, 4 साइड है तो मिला के क्या 100 mm का थर्मोकोल पूरा आपके गैरेज में हो जाएगा, ठीक है। हर कोने पे 25 mm का थर्मोकोल दे दो, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि कंक्रीट जब भी एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कभी भी थर्मल क्रैक नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि एक्सपैंड किया कंक्रीट और उसकी वजह से क्रैक आ जाएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसका शर्त यह है कि आप जरूर से उसमें एक्सपेंशन जॉइंट दे दो, ठीक है। और देखो 10वीं और आखिरी टिप, कि जब आप ये कास्टिंग कर चुके होगे तो आप इसको छोड़ दो 24 घंटे के लिए, और फिर इसके बाद इसकी क्योरिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्योरिंग करना इसकी कम से कम 7 डेज तक, ठीक है। और कास्टिंग जो आप करोगे तो ओपीसी सीमेंट से करना, पीपीसी से मत करना, ओपीसी ओपीसी से करना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से करना, और 10 दिन तक क्योरिंग कर लेना। पूरा अपना स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट वो अचीव कर जाएगा, ओके। तो दोस्तों ये थी ऐसी 10 बातें जिसको कि आपको ध्यान में रख कर ही अपने गैरेज का फ्लोर बनवाना है, ठीक है। ये आपको मैंने ऐसी 10 बातें बताई है जिसको कि अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी कोई भी क्रैक नहीं आएगा आपके कंक्रीट फ्लोर पे, ठीक है। सो चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत सारी नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।